जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की जो टफ क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसमें हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के कारण 29 क्वेश्चन तक ही 29 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कराया था और वहीं पे वीडियो मैंने रोक दिया था। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर के बाद हमारा जो टफ क्वेश्चन है 34 नंबर दिया हुआ है। कथन कि तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी और अकबर का जो विवाह था वो राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। इसमें पूछा कौन सा सही है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। और चौथा दिया है कि राजा टोडरमल अकबर की सेना के सेनापति थे। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। केवल कथन तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक हैं, यही बस इसमें सही है और बाकी गलत क्यों है ये हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि तानसेन का मूल नाम जो है तनु पांडे था और इन्हें तानसेन नाम की जो उपाधि थी ना वो रीवा के राजा ने दी थी। किसने दी थी? किसने दी थी? तो रीवा के। और यहाँ पे अकबर को कह रहा है तो गलत है। अकबर ने भी इनको दी थी लेकिन इनको मियाँ की उपाधि थी। और जो अकबर का जिससे विवाह हुआ था वो राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम से हुआ था। और ये तो बुआ थी। अकबर से जिससे विवाह हुआ था वो शायद मान सिंह की बुआ थी जोधाबाई, लेकिन मान सिंह की जो बहन थी वो मानबाई, उनका विवाह ना सलीम मतलब जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल सही है और राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति। तो ये भी सही है, इसलिए मतलब गलत है, इसलिए सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में मतलब बनवाया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1568 से 69 में आरंभ करवाया था, लेकिन तथा बाद में गुजरात विजय जो 1572 से 73 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी को बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है कि अब मकबरा मकबरा जैसे बाबर का कहाँ पे था तो काबुल में था। ठीक है, अकबर का कहाँ पे था? सिकंदरा में था। और वहीं जहांगीर का कहाँ था? तो लाहौर में। और शाहजहाँ का आगरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें पहला का है बाबर का कहाँ पे था तो काबुल। हुमायूं का था तो दिल्ली में, हुमायूं का दिल्ली में था। और अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का लाहौर में था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जजिया की समाप्ति कब हुई? 1564 में हुई थी, बिल्कुल सही है। फिर उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया। तो पहला दूसरा आ गया। इसका उद्देश्य धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी और यह मजहरनामा जो है अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद-ए-इलाही देवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित जिसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है? तो इसका हो जाएगा यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। फिर दूसरा कह रहा है कि यह मिशन अकबर के लाहौर में मिला था, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि इस मिशन में एंटोनियो मॉन्स्ट्रेट शामिल थे,
तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में पादरियों को एक दल अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए भेजा। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। इससे पूर्व पहला मिशन फतेहपुर सीकरी में 1580 ईस्वी में और दूसरा मिशन लाहौर में 1591 ईस्वी में आ चुका था। तीसरा मिशन में अकबर से लाहौर में मिला और इस मिशन का नेतृत्व मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर के भतीजे जेरोम जेवियर ने किया। इस मिशन का एक सदस्य एंटोनियो मॉन्सरेट भी था और जिसे अकबर ने अपने पुत्र मुराद के लिए ट्यूटर के रूप में रखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जहांगीर। जहांगीर में हम देखेंगे टफ क्वेश्चन को। टफ क्वेश्चन में दिया है 12 नंबर की, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए कि सबसे पहले राल्फ फिच आया। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत और अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। राल्फ फिच जो था वो भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था जो 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। और सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। निकोलसन डाउनटन था वो 1614 और 15 में भारत आया। तो इसमें पहले कौन आया था? राल्फ फिंच आया था। कब आया था राल्फ फिंच? ये 1583 में आया था। फिर उसके बाद कौन आया? विलियम हॉकिंस आया। कब आया? 1608 से 1609 तक, मतलब ये आया था। विलियम हॉकिंस के पास कौन आया था? तो निकोलसन डाउटन था। तो ये निकोलसन डाउटन जो है ना 1614-15 में आया था, मतलब 14 में आया था। और वहीं अगर हम देखें सर थॉमस रो कब आया था? तो ये 1615 में सूरत पहुंचा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसका क्रम बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। हुआ है 25 नंबर, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने? तो खुर्रम ने किया था। फिर है तीसरा महाबत खान ने और खुसरो ने। आसफ खान ने नहीं किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के लिए शीघ्र बाद विद्रोह किया जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खान नेतृत्व करने वाली मुगल सेना ने दमन किया और 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि पित्रातुरा मतलब पर्चिन कार्य निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना था ये। फिर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि बाबर जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीनपना मतलब स्मारक कहाँ पे है? अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा जो अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। और 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उनके शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी प्रमुख थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का सहदरा और शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है शाहजहाँ से बनने वाले हम टफ क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना, यही था। बादशाह शाहजहाँ की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्ख अभियान के उद्देश्य काबुल की सीमा सटे बल्ख और बदखशा के एक मित्र शासक को लाना ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया 30 नंबर, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है इसमें सी हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर, मोती मस्जिद आगरा, ये कौन था? तो सी का हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है औरंगजेब। औरंगजेब से बनने वाले टफ क्वेश्चन देख। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। इसका क्या सही है? सी। ए सत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं हुआ, अपितु तलवार के बल से हुआ था। मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के समय कुछ सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? तो दूसरा मतलब पहला इसमें सही होगा। सरनाल का युद्ध जो कि 1572 में गुजरात में सरनाल गुजरात का युद्ध जो है अकबर की गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। ठीक है, सरनाल का जो युद्ध हुआ था। फिर है सरनाल का युद्ध हुआ था। उसके बाद बेलग्राम, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था, ये 1572 में। और 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था। तो इसमें पहला आएगा। पहले 1540 में बेलग्राम का युद्ध जो कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। 1658 में हुआ था धर्मट का युद्ध, जो कि औरंगजेब की सेना और दारा सिखों की सेना के बीच में हुआ था। तो पहले बेलग्राम आएगा जो कि 1540, और फिर सरनाल का युद्ध हो जाएगा क्या? 1572। और उसके बाद आएगा तीसरा धर्मट का युद्ध जो कि कब? 1658 में। 1658 में एक और लड़ाई हुई थी, सामूगढ़ की लड़ाई। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? जजायू का युद्ध जो है, ये जजाऊ का जो युद्ध है ना, ये हुआ था 1707 में। 1707 में हुआ था, इसलिए लास्ट में ये रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित लड़ाइयाँ। तो देवराई की लड़ाई पहले, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, बनारस के पास शुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 में। कब हुई थी? तो 1658 में। और धर्मट पे विजय कब हुआ था? तो हमने अभी यहाँ पे भी देखा 1658, लेकिन यहाँ पे 1658 का इशारा दिया है। तो धर्मट पे जो विजय हुआ था 15 अप्रैल 1658 पे हुआ था। मतलब हमें देखना है, पहले फरवरी 1658 में क्या हुआ? बनारस के पास शुजा की पराजय हुई थी। और वहीं धर्मट का 15 अप्रैल 1658 में। और वहीं जब सामूगढ़ की लड़ाई देखेंगे तो ये मई 1658 में हुई थी। सामूगढ़ की कब? तो पहले दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा। उसके बाद देवराई की लड़ाई जो है तो वो 1659 में हुई थी, 1659 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मुगल कालीन प्रशासन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। क्या इसमें सही है? ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो देखिए, जो यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते थे। लगभग सभी मनसबदारों की सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसे मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए दोनों सही हो जाएगा। फिर 7 नंबर दिया है, अहदी वी घुड़सवार सिपाही थे। विचार कीजिए इसमें। तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, पहला सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, दूसरा भी सही है। तीसरा है सम्राटी जिनका आसन्न कर्नल था। तो 1 2 3 सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, चौथा गलत है। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक भाषा द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि उनके मनसबदारों में कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे और इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र और तथा एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार के 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक का वेतन दिया जाता है। ये बादशाह सबसे योग्य और वफादार माने जाते थे। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा जो है ये गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 12 है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी इसमें सही हो जाएगा। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। तो हाँ, ये सही है। फिर है दिया हुआ है कि मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तो दूसरा भी गलत है। मनसबदार के 3 वर्ग थे।
ये भी सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा उनका वेतन दिया जाता था, ये गलत है। इसमें डी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। मनसब का अर्थ श्रेणी या पद है। मनसबदार का अर्थ उसके अधिकारी था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों का आरंभ किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने जात का पद हाथी और घोड़े आदि सभी की संख्या का घोतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या से निश्चित करता था। मनसबदार के 3 वर्ग थे, सही है, जिसने प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार करते रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार जो आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे, इसलिए गलत था वो दूसरा। और इन्हें वेतन नगद और जागीर रूप में प्रदान किया जाता था। और यहाँ क्या लिखा था कि वेतन इन दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। किसके द्वारा दिया जाता था? तो इनको जो वेतन है वो नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इम्पोर्टेंट है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। इसमें डी दिया है, अब पढ़ते हैं क्या है। जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकारी होते थे और उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने का बाध्यता नहीं था। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। पढ़ते हैं। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य प्रशासनिक व्यय एवं वेतन के बदले नगद एवं जागीर के रूप में भुगतान होता था। और इन जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इसमें किसको जागीरदार बोला है? तो देखिए, इसमें दिया है, यहाँ क्या कह रहा है, जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी, मतलब यहाँ पे वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था, तो जागीर कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों में एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इनके विपरीत जमींदार पहले ही चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनको कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले लगभग 10 से 11% संग्रह शुल्क प्राप्त होता था और इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे। वे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोहियों तत्वों को निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता करते थे। आवश्यकता पड़ने पर सैनिक संसाधनों की भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार दोनों जो है कथन सही नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, यही सही है। और ये पद पैतृक था, तो ये गलत है। अकबर के काल में तो हुई थी 19वें वर्ष, जिसमें जात और सवार पद विभाजन ये हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो इसकी नियुक्ति थी ये वरीयता क्रम में बादशाह निर्धारित करता था और सेवा काल तक ही समाप्त हो जाती थी, वंशानुगत पद नहीं था ये। मुगल काल में मनसबदारी तथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। कथन सही है, कारण भी सही है, व्याख्या नहीं करता। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, सही है। मुगल शासन के उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्ग ए बी दोनों सही है। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारी को भी मनसब प्रदान किया जाता था। सैन्य अधिकारी के साथ साथ किसको? असैनिक को भी। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थीं। यह श्रेणियाँ 10 से लेकर 10,000 तक होती थीं, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियाँ व्यवहारतः प्रचलित थीं। बी ए बी दोनों सही है। तीसरा
दीवान तन, जागीर व वेतन। मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ, कार्यालय को संभालने के लिए अवाकिया निवेश। तो दूसरा था प्रमुख घटनाओं व फरमानों की सूचीबद्ध करना। इसमें दिया अकबर, दीवान अकबर का कौन था? मुजफ्फर खां। जहांगीर का गियास बेग, इत्मादुद्दौला। शाहजहां का सादुल्ला खां। औरंगजेब का असद खां। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। कथन तो सही है लेकिन कारण नहीं सही है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्का का प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण एवं मोहरों, चांदी के रुपयों और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था और 1 रुपया और 40 दाम होते थे। राज्य की आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, गलत है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, इसको नेक्स्ट वीडियोस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर